नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। लोकसभा में मंगलवार 9 दिसंबर को चुनाव सुधारों और विशेष गहन पुनरीक्षण पर बहस के दौरान विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने मोदी सरकार और भाजपा पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि आरएसएस इस देश की सभी संस्थाओं पर कब्जा करना चाहता है। राहुल गांधी ने उस पर भारतीय समाज में समानता के मूलभूत सिद्धांत को कमजोर करने का आरोप लगाया। राहुल गांधी ने कहा कि आरएसएस समानता में विश्वास नहीं करता। वे मानते हैं कि उन्हें उसमें सबसे ऊपर होना चाहिए। उन्होंने महात्मा गांधी की हत्या के बाद आरएसएस की भूमिका पर व्यापक आरोप लगाए। राहुल ने दावा किया कि गांधी की हत्या के बाद अगला कदम भारत की संस्थाओं पर पूरी तरह से कब्जा करना था। फिर लोकतंत्र के प्रमुख स्तंभों को धीरे धीरे प्रभावित किया गया या उन पर कब्जा कर लिया गया। इन दावों को चुनावी सुधारों के व्यापक संदर्भ से जोड़ते हुए कांग्रेस नेता ने जोर देकर कहा कि संस्थाओं पर नियंत्रण को केंद्रीकृत करने का प्रयास सीधे तौर पर लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को नुकसान पहुंचाते हैं और चुनावों की अखंडता को कमजोर करते हैं। राहुल ने सदन में कहा कि भाजपा भारतीय लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाने के लिए चुनाव आयोग को निर्देशित और इस्तेमाल कर रही है। कांग्रेस नेता ने हरियाणा की वोटर लिस्ट में अनियमितताओं का फिर से आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि हरियाणा की वोटर लिस्ट में एक ब्राजीलियाई महिला का नाम 22 बार दर्ज है। उन्होंने कहा कि चुनाव में चोरी हुई है और यह चोरी चुनाव आयोग ने कराई है, लेकिन चुनाव आयोग के पास इन सवालों का कोई जवाब नहीं है। चुनाव प्रणाली की अखंडता की रक्षा की आवश्यकता पर बल देते हुए राहुल ने कहा कि वोट चोरी एक राष्ट्र विरोधी कृत्य है। लोकसभा में मंगलवार को चुनाव सुधारों और मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर पर 2 दिवसीय बहस की शुरुआत कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने की। विपक्ष लंबे समय से एसआईआर पर चर्चा की मांग कर रहा था, जबकि सरकार का कहना है कि चुनाव आयोग एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है। अपने संबोधन में मनीष तिवारी ने 3 प्रमुख मांगे रखी। चुनाव आयोग के चयन पैनल में राज्यसभा के नेता प्रतिपक्ष और मुख्य न्यायाधीश को शामिल करना, एसआईआर प्रक्रिया को रोकना क्योंकि कानून में इसका कोई प्रावधान नहीं है, और चुनाव से पहले सीधे कैश ट्रांसफर बंद करना। उन्होंने दावा किया कि चुनाव आयोग के पास एसआईआर का कानूनी अधिकार नहीं है और ईवीएम में हेरफेर की आशंका जताते हुए बैलेट पेपर पर लौटने की मांग की। बहस से पहले केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू और भाजपा नेताओं ने विपक्ष पर गलत धारणा फैलाने का आरोप लगाया, जबकि कांग्रेस ने कहा कि चर्चा में वे सकारात्मक सुझाव देंगे ताकि चुनाव आयोग पर जनता का भरोसा मजबूत हो। लोकसभा में मंगलवार को चुनाव सुधार और एसआईआर पर हुई बहस के दौरान समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने भाजपा पर चुनावी प्रक्रिया के दुरुपयोग का गंभीर आरोप लगाया। रामपुर और फर्रुखाबाद उपचुनावों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि मतदान के दिन पुलिस और प्रशासन ने मतदाताओं को घरों से निकलने नहीं दिया, जिससे मतदान प्रतिशत प्रभावित हुआ। अखिलेश ने इसे वोट चोरी नहीं वोट डकैती बताया और कहा कि उनकी पार्टी ने धांधली के सबूत चुनाव आयोग को दिए, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इलेक्टोरल बॉन्ड पर उन्होंने कहा कि भाजपा को सबसे अधिक फंड मिला, फिर कांग्रेस, जबकि क्षेत्रीय दलों को लगभग कुछ नहीं मिला। यह चुनावी वित्त पोषण में गहरा असंतुलन दिखाता है। यूपी में चल रहे एसआईआर पर चिंता जताते हुए उन्होंने दावा किया कि अब तक 10 बीएलओ की मौत हो चुकी है और सरकार से प्रत्येक परिवार को 1 करोड़ रुपए मुआवजा देने की मांग की। अखिलेश ने आरोप लगाया कि एसआईआर की आड़ में एनआरसी की तैयारी की जा रही है। उन्होंने कांग्रेस के सुझावों, चुनाव आयोग की नियुक्ति प्रक्रिया में बदलाव और बैलेट पेपर पर वापसी का समर्थन करते हुए कहा कि अगर चुनाव निष्पक्ष हो तो भाजपा एक भी सीट नहीं जीत पाएगी। इसके साथ ही अखिलेश ने यह भी कहा कि चुनाव सुधार से पहले चुनाव आयोग में सुधार होना चाहिए। संसद के शीतकालीन सत्र में मंगलवार को राज्यसभा में वंदे मातरम पर विशेष चर्चा शुरू हुई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने चर्चा की शुरुआत की और इसे अमर सृजन बताते हुए राष्ट्रभक्ति की भावना से जोड़ा। शाह ने प्रधानमंत्री मोदी के बयान को दोहराते हुए कांग्रेस पर पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा 1975 में लगाए गए आपातकाल का जिक्र किया और कहा कि वंदे मातरम गाने वालों को इंदिरा जी ने जेल भिजवाया था। उनके इस बयान पर विपक्षी सदस्यों ने कड़ा विरोध जताया और सदन में भारी हंगामा हुआ। अमित शाह ने कहा कि लोकसभा में कुछ सदस्यों ने वंदे मातरम पर चर्चा की जरूरत पर सवाल उठाए थे। वंदे मातरम के प्रति समर्पण की जरूरत स्वतंत्रता संग्राम के दौरान थी, आज है और 2047 के विकसित भारत के उज्जवल भविष्य के लिए हमेशा रहेगी। उन्होंने आगे कहा कि कुछ लोग इन चर्चाओं को बंगाल चुनाव से जोड़कर राष्ट्रीय गीत की महिमा को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। शाह ने स्पष्ट किया कि वंदे मातरम बंगाल तक सीमित नहीं है, बल्कि यह पूरे देश का है।
बंकिम बाबू बंगाल के थे, आनंद मठ बंगाल से निकला, लेकिन वंदे मातरम बंगाल या देश तक सीमित नहीं। सीमा पर देश के बलिदान देने वाला सैनिक या अंदर से देश की रक्षा करने वाला पुलिसकर्मी अंतिम सांस में सिर्फ वंदे मातरम का नारा लगाता है। शाह ने मोदी को दोहराते हुए कहा कि वंदे मातरम के टुकड़े करके तुष्टीकरण की नीति शुरू हुई। अगर ऐसा नहीं होता तो देश का विभाजन नहीं होता। राज्यसभा में कांग्रेस अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अमित शाह को जोरदार जवाब दिया। वंदे मातरम पर बहस में बोलते हुए खड़गे ने कहा कि कांग्रेस ने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान वंदे मातरम को नारा बनाने का काम किया। आपका इतिहास है कि आप हमेशा स्वतंत्रता संग्राम और देशभक्ति गीतों के खिलाफ थे। खड़गे ने कहा कि बीजेपी हमें देशभक्ति ना सिखाए। पीएम मोदी और शाह ने बार बार जवाहरलाल नेहरू का अपमान किया। संघ अंग्रेजों की सेवा करता था। जब महात्मा गांधी ने 1921 में असहयोग आंदोलन शुरू किया तो कांग्रेस के लाखों स्वतंत्रता सेनानी वंदे मातरम का नारा लगाते हुए जेल गए। आप क्या कर रहे थे? आप अंग्रेजों के लिए काम कर रहे थे। कांग्रेस ने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान वंदे मातरम को नारा बनाने का काम किया। आपका इतिहास रहा है कि आप हमेशा स्वतंत्रता संग्राम और देशभक्ति के गीतों के खिलाफ रहे हैं। खड़गे ने प्रधानमंत्री मोदी से इस विषय पर चर्चा शुरू करने और राष्ट्रीय नायकों को अपमान करने के लिए माफी मांगने की मांग की। उन्होंने आगे कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जवाहरलाल नेहरू का अपमान करने का कोई मौका नहीं छोड़ते और गृह मंत्री अमित शाह भी यही करते हैं। खड़गे ने कहा कि देश का ध्यान मूल मुद्दों से भटकाया जा रहा है। रुपए के गिरने की चिंता पीएम मोदी को नहीं है। इस पर बीजेपी सांसदों ने खासा शोर मचाया। भाजपा सांसदों ने खड़गे पर विषय पर न रहने का आरोप लगाया। वहीं खड़गे ने विदेश नीति और अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपए में गिरावट को लेकर भी भाजपा पर जमकर हमला बोला। मल्लिकार्जुन खड़गे ने आगे कहा कि मैंने प्रधानमंत्री मोदी का भाषण सुना। उन्होंने नेहरू जी पर आरोप लगाते हुए कहा कि 1937 में नेहरू जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने मूल वंदे मातरम गीत से महत्वपूर्ण पद हटा दिए थे। आज बीजेपी के लोग ऐसी बातें कर रहे हैं, लेकिन जब बीजेपी के पुरखे श्यामा प्रसाद मुखर्जी मुस्लिम लीग के साथ बंगाल में सरकार चला रहे थे, तब आपकी देशभक्ति कहाँ थी? बीजेपी को अपना इतिहास पढ़ना चाहिए। गौरतलब है कि सोमवार को मोदी ने वंदे मातरम के सहारे मुख्य रूप से पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और कांग्रेस पर निशाना साधा था। डीएमके ने मंगलवार को लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को 120 एमपीज के हस्ताक्षरों वाला इम्पीचमेंट नोटिस सौंपा, जिसमें मद्रास हाईकोर्ट के जज जीआर स्वामीनाथन को हटाने की मांग की गई है। यह नोटिस डीएमके नेता कनिमोझी, टीआर बालू, समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव और कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने संयुक्त रूप से दिया। 9 दिसंबर 2025 को दायर नोटिस में आरोप लगाया गया कि जज के आचरण ने न्यायिक निष्पक्षता पर सवाल खड़े किए। फैसले राजनीतिक विचारधारा से प्रभावित दिखे और उन्होंने कुछ वकीलों व एक खास समुदाय के लोगों का गलत फायदा उठाया। नोटिस के साथ राष्ट्रपति और सीजीआई को भेजे गए पत्रों की प्रतियां भी शामिल की गई। यह कदम थिरुपरनकुंद्रम में कार्तिकई दीपम की रस्म की अनुमति को लेकर जारी विवाद के बीच आया है, जहां जज स्वामीनाथन हाल ही में विवादों में आए। उन्होंने कार्तिकई दीपम त्योहार के दौरान थिरुपरनकुंद्रम पहाड़ी पर एक दरगाह के पास लगे खंबे पर दिया जलाने की अनुमति दी थी। इस आदेश को लेकर तमिलनाडु की सत्ताधारी डीएमके और उसके सहयोगी दल कड़ा विरोध कर रहे हैं। वहीं बीजेपी नेता अन्नामलाई ने इस कदम को एंटी हिंदू पॉलिटिक्स बताया और कहा कि यह न्यायपालिका पर राजनीतिक दबाव का संदेश देता है। इस बीच सुप्रीम कोर्ट राज्य सरकार की याचिका पर सुनवाई के लिए तैयार हो गया है, जिसमें हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई है। दिल्ली की एक सेशंस कोर्ट ने कांग्रेस सांसद सोनिया गांधी को नोटिस जारी किया है। यह नोटिस उस रिवीजन पिटीशन पर आया है जिसमें मजिस्ट्रेट द्वारा 1980 और 81 इलेक्टोरल रोल में उनके कथित नाम को लेकर दायर शिकायत को खारिज करने के आदेश को चुनौती दी गई है। स्पेशल जज पीसी एक्ट विशाल गोखले ने पिटीशन पर शुरुआती दलीलें सुनने के बाद सोनिया गांधी, दिल्ली पुलिस और राज्य को नोटिस भेजते हुए ट्रायल कोर्ट रिकॉर्ड भी तलब किया है। अगली सुनवाई 6 जनवरी को होगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शिकायतकर्ता विकास त्रिपाठी का आरोप है कि जनवरी 1980 में सोनिया गांधी का नाम नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र की वोटर लिस्ट में शामिल किया गया, जबकि वह तब भारतीय नागरिक नहीं थी। उनका दावा है कि यह एंट्री अवैध थी और पुलिस जांच की आवश्यकता है। हालांकि पिछली अदालत ने याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि धारा 175(4) के तहत जांच का आधार नहीं मिलता। शिकायतकर्ता के वकील पवन नारंग ने यह भी कहा कि 1982 में सोनिया गांधी का नाम लिस्ट से हटाया गया और 1983 में भारतीय नागरिकता लेने के बाद दोबारा जोड़ा गया, जो संदेह पैदा करता है। सेशंस कोर्ट अब जांच करेगा कि मजिस्ट्रेट का आदेश सही था या नहीं और क्या आगे जांच की जरूरत है। बता दें कि सेशंस कोर्ट का नोटिस 9 दिसंबर को दिया गया है और आज ही
सोनिया गांधी का 79वां जन्मदिन भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक्स पर उन्हें बधाई दी। पीएम मोदी ने लिखा कि सोनिया गांधी जी को जन्मदिन की बधाई, उनकी लंबी उम्र और अच्छी सेहत हो। डीजीसीए ने इंडिगो को अपनी उड़ानों में 5% कटौती का आदेश दिया है, जिससे प्रतिदिन लगभग 115 उड़ानें कम होंगी। यह कदम हाल के बड़े पैमाने पर बड़ी संख्या में फ्लाइट्स रद्द करने और देरी के बाद उठाया गया, जिनकी वजह नए फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन यानी एफडीटीएल नियमों के दूसरे चरण के लागू होने पर क्रू की कमी बताई जा रही है। इंडिगो ने नवंबर में 1232 उड़ानें रद्द की, जिनमें से 755 एफडीटीएल और क्रू संबंधी बाधाओं के कारण थी। 1 नवंबर से लागू नए नियमों के लिए एयरलाइन पर्याप्त तैयारी नहीं कर पाई, जिसके कारण संचालन पूरी तरह प्रभावित हुआ। डीजीसीए ने एयरलाइन को संशोधित शेड्यूल जमा करने और अस्थायी रूप से कुछ छूट दी है, जबकि एक जांच भी शुरू कर दी गई है। इंडिगो के सीईओ और सीओओ को शो कॉज नोटिस जारी किया गया है। नागरिक उड्डयन मंत्री के राम मोहन नायडू ने संसद में कहा कि संकट के लिए इंडिगो की लापरवाही जिम्मेदार है और यात्रियों को हुई असुविधा बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सरकार ने किराए पर कैप लगाई, तेज रिफंड सुनिश्चित किया और अब तक 750 करोड़ रुपए लौटाए जा चुके हैं। मंत्री ने कहा कि डुओपोली खत्म कर प्रतिस्पर्धा बढ़ाने और यात्रियों को अधिक विकल्प देने की दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को गंभीर चिंता जताई है कि राज्यों, खासकर पश्चिम बंगाल में एसआईआर की प्रक्रिया में बाधा डाली जा रही है और बूथ लेवल अफसरों यानी पीएलओस को धमकाया जा रहा है। कोर्ट ने कहा कि कुछ राज्य प्रशासन सहयोग नहीं कर रहे, जो बेहद चिंताजनक है। अदालत ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया कि अगर किसी पीएलओ को धमकी मिले या काम में रुकावट आए तो उसकी जानकारी तुरंत कोर्ट को दे। बेंच ने साफ कहा कि अगर यह स्थिति नहीं रोकी गई तो अराजकता फैल सकती है। सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग ने बताया कि अगर रुकावटें जारी रहीं तो उन्हें कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए पुलिस बल की नियुक्ति करनी पड़ेगी। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा कि उसके पास ऐसे मामलों से निपटने के लिए पूरा संवैधानिक अधिकार मौजूद है और एसआईआर प्रक्रिया को किसी भी हालत में बाधित नहीं होने दिया जाएगा। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने संकेत दिया है कि अमेरिका भारत से आने वाले चावल और कनाडा से आने वाले फर्टिलाइजर पर नए आयात शुल्क यानी टैरिफ लगा सकता है। यह बयान उन्होंने व्हाइट हाउस में दिया, जहां उन्होंने अमेरिकी किसानों के लिए 12 अरब डॉलर की नई सहायता योजना की घोषणा की। ट्रंप ने कहा कि भारत, वियतनाम और थाईलैंड जैसे देशों से सस्ते चावल के आने से अमेरिकी किसानों को नुकसान हो रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि भारत से चावल डंपिंग की जा रही है, यानी बहुत कम दाम पर बेचा जा रहा है। ट्रंप ने कहा कि वे लोग डंपिंग नहीं कर सकते, हमें इसका ध्यान रखना होगा। उन्होंने साफ संकेत दिया कि यदि वार्ता में प्रगति नहीं हुई तो अमेरिका नए टैरिफ लगा देगा। अभी के लिए इतना ही। बाकी की देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.